Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we discuss the Oltec cell, also called as galvanic cell. So what is Oltec cell? The electrochemical cell used for spontaneous electrochemical reaction is called an Oltec cell or galvanic cell. Oltec cell uses spontaneous reaction to generate electrical energy. स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें यूज़ होते हैं जिसमें से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को जनरेट करना है. तो लेट अस कंसिडर अ जनरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. क्या करना है, अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक जिंक का रॉड स्ट्रिप डिप कर दें, इफ़ यू पुट अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है. जब आप इसमें जिंक को डिप कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसका ये ब्लू कलर फेड हो जाता है. ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एज अ ब्राउन ब्लैक क्रस्ट ऑफ कॉपर मेटल्स फॉर्म्स ऑन द जिंक स्ट्रिप. और जिंक पर ये ब्राउन ब्लैक क्रस्ट डिपॉजिट हो जाते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक स्ट्रिप को इमर्स कर लेते हैं तो इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है कि ये जिंक की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पर जिंक एटम्स हैं ये, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होते हैं. ये जिंक एटम से जिंक आयंस बन जाते हैं, ये सोल्यूशन में आ जाते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी रिडक्शन हो जाती है और ये कॉपर आयंस कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होकर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं. तो इस तरह कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन बन जाती है कि जिंक निकल जाते हैं, सोल्यूशन में आ जाते हैं और कॉपर आयंस से एटम्स बनकर रिड्यूस होकर वो इस जिंक पर डिपॉजिट हो जाते हैं. तो चूँकि यहाँ पर कॉपर आयंस की इसका ब्लू कलर कॉपर आयंस की वजह से है, तो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इट्स रिडक्शंस, सो देयरफॉर द ब्लू कलर फेड्स. और ये कॉपर एटम्स जिंक पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसलिए ये जिंक का कलर ब्लैक क्रस्ट हो जाता है. अब ये एक स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन इस स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कोई करंट आप महसूस नहीं कर सकेंगे. देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. अगरचे ये स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है इसलिए इसमें करंट महसूस नहीं किया जा सके, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है. यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन, कॉपर की रिडक्शन, ये रिएक्शन है. लेकिन चूंकि ये एक ही कंटेनर में है, एक ही सोल्यूशन में है, इसलिए देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट तो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अगर हमने इस स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करनी है तो फिर इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैरी ऑन कर लेते हैं, ओल्टेक सेल में. यानी ओल्टेक सेल में क्या करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को हम अलग कर लेते हैं. तो इसकी वजह से जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट हो जाता है. सो therefore we can define as the electrochemical cell used for spontaneous electrochemical reaction is called Oltec cell. Oltec cell causes spontaneous reaction to generate electrical energy. अब Oltec cell की एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं, ये तो इस रिएक्शंस के लिए ये कंप्लीट रिएक्शन है, बैलेंस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है. तो अब Oltec cell की स्ट्रक्चर किस तरह बना है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ द Oltec cell. Oltec cell consists of two half cells. One is oxidation half cell, second is reduction half cell, circuits, switch and voltmeter. तो पहले half cell. Each half cell consists of an electrode immersed in an electrolyte solutions. Half cell consists of electrode and electrolytes. Electrode is immersed in electrolyte solutions. Electrodes can be active electrodes or non-active electrodes. An active electrode that conducts electrons and act as a reactants or product of the electrochemical reaction is called active electrodes. For example, copper और zinc है. और वो इलेक्ट्रोड जो reactants या product के तौर पर रिएक्ट नहीं करते, only they conduct electrons, so those are called non-active electrodes. जिस तरह प्लेटिनम है और ग्रेफाइट है. तो एक तो है हाफ सेल. Each half cell consists of electrodes. और electrodes का काम क्या है? To conduct electrons. फिर दूसरा, both half cells are connected by circuits. यानी दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सर्किट्स है.
both half cells are connected by circuits are of two types. एक है external circuits जो कि consist करता है एक metallic wire पर, a metallic wire that connects the two electrodes is external circuits. और एक है salt bridge, a U-shaped tube that connect the electrolytes in two half cell. तो ये भी एक circuit है. Half cell contains salt bridge. This is not salt bridge. Salt bridge contains a non-interacting electrolyte and gel. तीसरा switch है. Switch is used to close or open the external circuits. Our fourth number, in order to measure the voltage generated by cell, a voltmeter is inserted in the path of the wire. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है यहाँ पर. इस तरह ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है. ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ब्लू कलर में इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसमें से इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर देते हैं. ये एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसमें इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर लेते हैं. अब इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू सर्किट्स. सर्किट्स दो तरह के हैं. एक एक्सटर्नल सर्किट्स थी जो वायर हैं यहाँ पर. This metallic wire connects the two electrodes. और दूसरा सर्किट है salt bridge. Salt bridge connects the electrolyte solutions. Salt bridge is an inverted U-shaped tube containing a non-interacting electrolytes and gel. इसके अलावा इस सर्किट में यहाँ पर एक स्विच लगा होगा जो इसमें शो नहीं किया गया है, और एक वोल्टमीटर भी लगेगा जो हमें करंट फ्लो का शो करेगा. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया वोल्टेज सेल का. इसी तरह अगर हम ये जो अब एग्जांपल अभी डिस्कस किया है जिंक और कॉपर के लिए, उसके लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिंक और कॉपर वोल्टेज सेल, द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसके लिए क्या होगा इन दिस. अच्छा, जब ये हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन एज लेफ्ट और रिडक्शन हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन एज राइट. ये बाय कन्वेंशन. By convention, the oxidation half cell या anode compartment is shown on the left side and reduction half cell or cathode compartment on right sides. जिस तरह इस फिगर में given है. ये oxidation है और ये reduction है. anode compartment, cathode compartment. अब एक specific example ले लेते हैं zinc copper voltaic cell का. तो इसमें oxidation half cells. In this case, the anode compartment consists of a zinc bar immersed in zinc ions. जिंक सल्फेट में, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोड इसमें होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रोड है जिंक रॉड, जिंक बार, एंड इट इज इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. द जिंक बार इज द रिएक्टेंट इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स एंड इट कंडक्ट्स द रिलीज इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सेल. यानी इस केस में ये जिंक, ये तो एज अ रिएक्टेंट भी है और एज एन इलेक्ट्रोड भी काम करता है, तो इसलिए ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है. इस तरह यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारे पास, ये ओवरऑल रिएक्शन है ना, जिंक से जिंक आयंस बन जाता है, तो जिंक रिएक्टेंट है. तो ये जिंक बार एज ए रिएक्टेंट भी काम कर रहा है इस सेल में और एज एन इलेक्ट्रोड भी काम कर रहा है. सो देयरफॉर दिस इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. द रिडक्शन हाफ सेल्स, इन दिस केस द कैथोड कंपार्टमेंट या रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर बार इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये जिंक कॉपर वोल्टेक सेल है. हमारे पास एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल्स. ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ जिंक एनोड इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस. रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस. तो अब इस केस में जिंक एक्ट एज अ रिएक्टेंट, यानी जिंक से जिंक आयन बन जाता है, तो ये एज अ रिएक्टेंट भी काम कर रहा है और एज एन इलेक्ट्रोड भी काम कर रहा है. सो देयरफॉर दिस इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड. इसी तरह कॉपर है, इसमें कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर से, कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बन रहा है, यानी इसमें ये कॉपर रॉड ये एज ए इलेक्ट्रोड के तौर पर भी काम कर रहा है और एज ए प्रोडक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है. सो देयरफॉर दिस इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है. A voltaic cell based on zinc copper reactions. This figure shows a voltaic cell which is based on zinc copper reactions. The anode half cell
consists of zinc electrode dipping into zinc ion solutions. The two electrons generated in the oxidation of each zinc atoms moves through the zinc bar and the wire. यहाँ पर जब इस जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के जरिए से बाहर चले जाते हैं। ऐसे वो इधर दूसरे कंपाउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने एक्सेप्ट करने हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसमें से प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर रिलेटिव चार्जेस प्रोसेस क्या हो, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोसेस क्या होगा, जब सर्किट को क्लोज कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जिंक एटम्स, यहाँ पर ये देखिए ये जिंक एटम से बना, ये रॉड ये जिंक एटम से बना है। तो इस जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो जिंक सॉलिड से सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाएगा। दिस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस। सो इलेक्ट्रॉन्स the zinc ions are released into the solutions, और जो electrons release हो जाते हैं 2 electrons, these electrons are added, leave this anode compartment through this electrode, zinc electrodes, and flow through the external circuit. यहाँ पर आ जाते हैं तो इस कॉपर रॉड के जरिए ये इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में आ जाते हैं and these electrons are taken up by copper ions. तो यहाँ पर देखिए कॉपर आयंस सोल्यूशन फॉर्म में है, तो ये कॉपर आयंस ये रिड्यूस होकर यहाँ पर इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जिंक इलेक्ट्रोड ये डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि ये एज ए रिएक्टेंट काम करता है। डिक्रीज इसलिए हो जाते हैं कि इसके मेटल्स एटम्स ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम्स यहाँ पर कॉपर रॉड ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉपर आयंस की रिडक्शन हो जाती है और ये कॉपर एटम्स इस कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये कॉपर आयन से ये रिड्यूस होकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक रॉड पर कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए ये जिंक रॉड ये एनोड जो है ये रिलेटिवली नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली टेकन अप फ्रॉम द कैथोड फ्रॉम द कॉपर रॉड। So therefore this is relatively positive. Apparently इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहाँ से लिए जा रहे हैं, तो relatively एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड में ये रिएक्शन हो रहा है। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम जिंक सॉलिड टू जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड कॉपर, इस केस में कॉपर इज रिड्यूस्ड। Copper ions accept electrons and it is get reduced. ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन है, इधर लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन जिंक सॉलिड और कॉपर एक्विस ये राइट साइड पर आ जाएंगे और ये लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे और जिंक आयंस और कॉपर सॉलिड ये राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। अब इसमें ये तो हो गया रिलेटिव चार्जेस, यानी द इलेक्ट्रोड्स charges are determined by source of electrons and in direction of the electron flow through the circuits. In this cell, zinc atoms are oxidized at the anode to zinc ions and electrons. The zinc ions enter the solutions while the electrons enter the bar and then the wire. The electrons flow left to right through the wire to the cathode, where copper ions in the solution accept them and are reduced to copper atoms. As the cell operates, electrons are continuously generated at the anode and consumed at the cathode. Therefore, the anode has an excess of electrons and a negative charge relative to the cathode. In any voltaic cell, anode is negative and cathode is positive. अब इस शॉर्ट ब्रिज का क्या पर्पज है? देखिए यहाँ पर अगर हम स्टार्ट में देख लेते हैं, जब सर्किट को क्लोज नहीं करते, ओपन है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होगा। यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो जिंक सल्फेट है, तो जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही चार्जेस नेगेटिव की भी होंगे। तो एज अ होल द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। इसी तरह इस केस में भी एज अ होल द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। जब सर्किट को क्लोज करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट्स। क्या होगा ऑक्सीडेशन से कि जिंक एटम्स यहाँ से ऑक्सीडेशन यानी जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। स्टार्ट में क्या था
कि ये सोल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इंक्रीजेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर इस एनोड कंपाउंड में पॉजिटिव आयंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह दूसरे के यहाँ पर स्टार्ट में ये सोल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन जब सर्किट को क्लोज करते हैं तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, कॉपर आयंस की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस यानी पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस केस में पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और इस केस में नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। So during the process there is an imbalance of charges. So this imbalance of charges stops the reaction, यानी फर्दर फिर रिएक्शन नहीं होगा। जो ही ये imbalance of charge क्रिएट हो जाता है तो फिर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इस imbalance of charges को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। यहाँ पर जब पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इस पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस इस तरफ आ जाते हैं, यानी एनोड कंपार्टमेंट्स की तरफ। यहाँ पर यानी पॉजिटिव आयंस एनोड से आ जाते हैं और नेगेटिव आयंस साल्ट ब्रिज से आ जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट दिस सोल्यूशन विल बिकम न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल होगा तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन चलता जाएगा, ये प्रोसेस ये चलता जाएगा। इस तरह दूसरे केस में यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इस सोल्यूशन से निकल जाते हैं, तो इस पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज से ये पॉजिटिव आयंस इस कैथोड कंपाउंड में आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस की कमी आ जाती है वो कमी ये पॉजिटिव आयंस पूरे कर देते हैं। तो इस तरह ये इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस बैलेंस हो जाएगा। तो जो ही ये बैलेंस हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह चलती रहेगी। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। The cell cannot operate unless the circuit is complete. The oxidation half cell originally contains a neutral solution of zinc ion and sulfate ion. But as the zinc atoms in the bar loses electron, the solution will develop a net positive charge from the zinc ions entering. Similarly, in the reduction half cell, the neutral solution of copper and sulfate ions would develop a net negative charge as the copper ions leave the solution to form the copper atoms. जिंक की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में जिंक पॉजिटिव आयंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है और कॉपर की रिडक्शन की वजह से कैथोड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयंस की तादाद कम हो जाती है, नेगेटिव आयंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है। A charge imbalance would arise and stop the cell operation. To avoid this situation and enable the cell to operate, the two half cells are joined by salt bridge, which act as a liquid wire. This salt bridge acts as a liquid wire, allowing ions to flow through both compartments and complete the circuit. The salt bridge shown in figure 5, this is figure 5, this salt bridge is an inverted U-tube containing solution of the non-interacting ions like sodium and sulfate in gel. नॉन इंटरेक्टिंग का क्या मतलब, यानी ऐसे आयंस होने चाहिए जो इस सोल्यूशन के दरमियान सोल्यूशन में मौजूद आयंस के साथ उनका रिएक्शन ना होता हो। अगर इंटरेक्टिंग आयंस होंगे फिर तो वो इन आयंस के साथ वो आयंस रिएक्ट कर जाएंगे, फिर तो कुछ और प्रोसेस बन जाएगा, फिर तो यानी ये ओल्टेक प्रोसेस नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे सोल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स इस सॉल्ट ब्रिज में लेते हैं जो इन मौजूद आयंस के साथ उनके रिएक्शन ना होता हो, नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स हो। So to maintain the neutrality in the reduction half cells, as copper ions change to copper and sodium ions move from the salt bridge into the solutions, and sulfate ions move from the solution into the salt bridge. Similarly, तो ये इस प्रोसेस यही जो डिस्कस किया यही हो जाता है। अब एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर इस केस में ये जिंक एज इलेक्ट्रोड है लेकिन ये एज अ रिएक्टेंट भी काम करता है। इस तरह कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये एज अ प्रोडक्ट भी काम करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जो एज ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पर काम नहीं करते, तो उनको फिर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड्स इन जिंक और कॉपर आयन सेल्स आर एक्टिव बिकॉज द मेटल बार themselves are component of the half reactions. As the cell operates, the mass of the zinc electrode gradually decreases and zinc ions in anode half cell increases. At the same time, the mass of the copper electrode increases
and the copper ions in the cathode half cell decreases, we say that copper ions plates out on electrodes. For many redox reactions, there are no reactants or product capable of serving as electrode. ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं जिसमें से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर काम नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर n active electrodes are used, external electrode are used. Most commonly n active electrodes are rod of graphite or platinum. They conduct electrons into and out of the cells. इसकी एक एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है, द रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है, MnO4 plus iodide in the presence of acid solutions, it gives Mn+2 और I2 and H2O. तो इसमें इस I नेगेटिव से I जीरो में जा रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. और यहाँ पर MnO4, इधर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, देखिए अगर हम इस तरह कर लेते हैं ना, Mn और प्लस और ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा -8 और ओवरऑल चार्ज इस पर क्या है, Mn4 -1, इस पर -1 चार्ज है, -1 है. तो अब अगर इस -8 को इधर ले आते हैं तो +8 हो जाएगा, यानी Mn will be equal to -1 और +8. ये -8 जब इधर आते हैं तो +8 हो जाएगा, सो Mn will be equal to +7. यानी इस केस में MnO4 -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7, और यहाँ पर दूसरे केस में इधर +2 है, तो +7 से +2 में ये जा रहा है, तो +7 से +2 में जाना ये रिडक्शन है, तो मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है और आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है. तो अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, I- से I2 बन रहा है और MnO4 से Mn+2 बन जाता है. अब इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करते हैं. 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए यहाँ पर 4 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाने के हैं. इन 8 हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयंस ऐड किए गए हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा. इस तरह ये 2I से I2 बन रहा है, तो ये बैलेंस्ड है. और इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, यानी रिएक्शन तो ये है कि MnO4 से Mn+2 बन रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड करने से 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन इसमें 8 हाइड्रोजन भी आ जाते हैं, और 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ 8 हाइड्रोजन आयन यूज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह ये बैलेंस हो जाएगा. अब इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा. तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या तो इसको 2 करते हैं या इसको 5 कर देते हैं. इसको 5 नहीं कर सकते, इसको 2 नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10I, तो ये है 10I, और ये हो जाएगा 5I2, तो यहाँ पर 5I2, और ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह इसको भी 10 कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2MnO4, ये 2MnO4, और ये 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2MnO2 हो जाएगा, और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से 8 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं. तो ये बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन है. अब इसमें ना तो ये आयोडीन I- और I2 ये इलेक्ट्रोड के तौर पर काम नहीं करते, और इस तरह ये तो सोल्यूशन फॉर्म में है, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है. MnO4- यानी Mn+7 ऑक्सीजन स्टेट ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है, और ये Mn+2 ये भी ऑक्सीडेशन सोल्यूशन फॉर्म में है. तो इसको भी एज ए इलेक्ट्रोड के तौर पर हम यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इस सेल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ग्रेफाइट. अब ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता,
न एज अ रिएक्टेंट न एज अ प्रोडक्ट। तो ये ऑक्सीडेशन कंपाउंडमेंट, ये रिडक्शन कंपाउंडमेंट्स और साल्ट ब्रिज के जरिए इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और ये एन एक्टिव इलेक्ट्रोड की एक एग्जांपल है। A voltaic cell using N active electrodes. The reaction between I and MnO4 minus in acidic solution does not have species that can be used in electrodes. यानी इस रिएक्शन में कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसको हम इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे जिसको N एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है वोल्टेक सेल का। इस तरह आपको कोई भी स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर दे दिया जाए तो आप इसका वोल्टेक सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हम इस पे नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।